हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2025 के पहले आईपीओ के बारे में। इसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लिविंग टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये आईपीओ, ये जो कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ की क्या डिटेल्स है, क्या टाइमलाइन है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आईपीओ के पीछे, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सच एज आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल, नेटवर्थ एक्सेट्रा, स्ट्रेंथ्स क्या है, रिस्क क्या है, और एट द लास्ट हम करेंगे डिस्कस जेएमपी क्या है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीओ डेट जो है, आईपीओ 6 तारीख को ओपन हो जाएगा और आईपीओ 8 तारीख को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 9 जनवरी तक डिसाइड हो जाएगा और रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे आपके 10th ऑफ जनवरी से। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में कभी आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 10th ऑफ जनवरी तक क्रेडिट हो जाएंगे और जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो इसकी है 13th ऑफ जनवरी 2025। फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर। जो कंपनी का प्राइस बैंड जिसपे आ रहा है वो 133 से 140 रुपीज पर शेयर तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉट साइज, एक लॉट आपका 107 शेयर का है। टोटल इशू जो कंपनी का है वो है 410 करोड़, काफी छोटा साइज का आईपीओ होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू है 210 करोड़ और जो कि है बाकी रेस्ट इज ऑफर फॉर सेल जो कि है 200 करोड़ के आसपास का। तो कंपनी का जो 210 करोड़ फ्रेश इशू का मतलब है कि कंपनी कम पैसा कंपनी के पास जाएगा, और ऑफर फॉर सेल है कि 200 करोड़ एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना माल बेच के जा रहे हैं। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी इसकी। इसमें से 410 करोड़ रुपए से क्यूआईबी का 50% है, रिटेल का 35% और एचएनआई का 15% कोटा होने वाला है। सो रिटेल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,980 रुपीज की होने वाली है। एचएनआई स्मॉल के लिए 2,09,000 और एचएनआई बिग के लिए 10,03,660 रुपीज की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का मतलब है नहीं, क्योंकि 400 करोड़ का आईपीओ का टोटल साइज है, तो डेफिनेटली मोर देन वन टाइम से सब्सक्राइब ज्यादा होगा, तो एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने से मतलब है नहीं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ के पीछे? पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी को एक्सपेंडिचर करना है फॉर मशीनरी इक्विपमेंट, तो उसके लिए एस्टिमेटेड 10 करोड़ रुपीज उसके लिए अलोकेटेड है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी को कुछ रीपेमेंट करना है ऑफ द बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट करना है सब्सिडरी में, तो उसके लिए 130 करोड़ अलोकेटेड होने वाले हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि उनको एक सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट करना है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके लिए 30 करोड़। चौथा रिक्वायरमेंट है इनको फंडिंग करना है इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशंस, उसके लिए 20 करोड़ है, एंड रेस्ट इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी फाइनेंशियल समरी। सो कंपनी की जो एसेट्स है वो मार्च 2022 में 298 करोड़ से, जो कि बढ़ते बढ़ते मार्च 2024 तक 665 करोड़ हो गए थे और 30 सितंबर तक 756 करोड़ से, तो काफी डिसेंट ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो 241 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 549 करोड़ हो चुका है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स हो गया है रेवेन्यू 2 सालों में, तो काफी अच्छी ग्रोथ है। और इस साल का अभी तक का रेवेन्यू 312 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की पैट की बात करें तो पहले 25 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होते होते 60 करोड़ हो चुका है, तो ये भी मोर देन 2 टाइम्स हो चुका है। तो इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है और इस साल अभी तक 36 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। ऑन द अदर एंड का हम बात करें तो टोटल बोरोइंग्स भी 69 करोड़ से इंक्रीज होते होते 129 करोड़ हो गई है और इस साल भी अभी तक 173 करोड़ हो गई है, तो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो हम आरओआई निकल के आ रहा है कंपनी का, वो आ रहा है 20.74%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 25.49%। डेट टू इक्विटी रेशो है 0.32%, जो कि काफी कंफर्टेबल हो जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20.74%, जो कि अच्छा है। पेट मार्जिन 10.92%। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.70% है। कभी हम टोटल बात करें कंपनी के कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट, तो है वो 27,792 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्री आईपीओ पीई रेशो है 43 का और पोस्ट आईपीओ 38.5 का, तो और एवरेज जो पीई है इस पूरी इंडस्ट्री का वो है 55 का। तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी अपने जो एवरेज इंडस्ट्री पी है उससे कम पी पे आईपीओ लेके आ रही है, तो कंपनी ने एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन के लिए पर्सपेक्टिव टेबल पे मार्जिन छोड़ा है। अभी हम स्ट्रेंथ्स की बात करें कंपनी की, तो कंपनी जो है वो टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में आती है फॉर फार्मास्यूटिकल केमिकल इक्विपमेंट जो बनाते हैं उसमें से टॉप 5 में आती है। कंपनी की जो कस्टमाइज और जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं इस सेक्टर के लिए, केमिकल और फार्मास्यूटिकल में, वो एक कंपनी के लिए एडवांटेज हो जाता है।
कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्लास लिंड स्टेनलेस स्टील एंड निकल अलॉय बेस्ड इक्विपमेंट के लिए। इनके 11,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट आए हैं पिछले 10 सालों में, और इनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टेनलेस स्टील ग्लास लिंड रिएक्टर्स की, जिसकी कैपेसिटी अब स्केल कैपेसिटी है। कुछ रिस्क की बात करें तो कंपनी जो है वो हैविली डिपेंडेंट है फार्मा और केमिकल सेक्टर पे, जिस जो कि 88% से ज़्यादा इनके टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आता है। कभी कुछ इन दोनों सेक्टर्स में चेंजेस होते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी पे असर हो सकता है। कंपनी ने कुछ नेगेटिव कैश फ्लो भी एक्सपीरियंस करे हैं पास्ट में, क्योंकि ये काफ़ी हैवी कैपेक्स बिजनेस रहा है, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी के एज सच कोई लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं है कोई भी क्लाइंट के साथ में, तो वो भी एक इनके लिए एक लॉन्ग टर्म इशू हो सकता है। ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, इनकी टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है तेलंगाना में, तो उसमें से ये बोल रहे हैं कि सारी कैपेबिलिटीज को ये प्रॉपर यूटिलाइज वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक इशू हो जाता है। रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो होती है इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, उनके प्राइसेस चेंजेस इनको इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर कर सकते हैं। कंपनी के सारे, जैसे मैंने बताया कि 8 प्लांट्स हैं और वो सारे के सारे तेलंगाना में हैं, तो एक जो डाइवर्सिफिकेशन का इशू होता है, जो एक स्टेट में आप हो तो कंपनी कैन फेस पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन, बिकॉज एक ही स्टेट में है तो कभी भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो कंपनी को कुछ सफर करना पड़ सकता है। इस इंडस्ट्री में एट्रिशन रेट की भी कंपनी एक प्रॉब्लम फेस कर रही है। उनका जो एट्रिशन रेट है थोड़ा वो प्रॉब्लम दे रहा है कि कंपनी में जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो सकता है। कभी हम इनके पीयर कंपैरिजंस की बात करें तो 4 पीयर कंपैरिजन है एज सच: जीएमएम, एचएलई, थर्मैक्स और प्राज इंडस्ट्रीज। उनका जो पीई है वो है 30.64, 56.54, 81.24 और 52.54। सो हमने देखा था कि इस कंपनी का जो पीई था वो प्री आईपीओ पी 43 का है और एवरेज पी 55 का है, तो पीयर के कंपैरिजन में भी सस्ते पीई पे आईपीओ आ रहा है, तो लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव है। तो अभी हमने देखा कि आईपीओ की क्या डिटेल्स है, क्या टाइमलाइन है, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब कंपनी का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली 60% चल रहा है। तो हम कभी हम प्योर लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। याद रखिए ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, हम किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन या सलाह नहीं दे रहे हैं। कभी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मैं प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कीजिए इन्वेस्टमेंट। और कभी आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक से आप क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और कभी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।